नमस्कार छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लर्न क्लब में। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हमने अच्छे समझ लिया था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने याद कर लिया होगा। यदि दोस्तों आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम अच्छे समझने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अर्थात कि जो फ्रांस की क्रांति है ना, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, हमें यह बताना है, हमें कारणों के नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों उत्तर में हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों आपका 4 अंक के प्रश्न में भी आ सकता है, 5 अंक के प्रश्न में भी आ सकता है। आपको लगभग दोस्तों इसमें 5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। आपको दोस्तों ऐसा लिखना है। पहला, अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र, है ना। जो राजतंत्र था दोस्तों वहां पर वह अत्याचारी और निरंकुश था। फ्रांस राज्य शासन का अध्यक्ष राजा होता था, है ना। जो मतलब जो पूर्णतः निरंकुश तथा अत्याचारी होता था। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई सेल्वा था, जो जिद्दी, निरंकुश तथा राज्यकारों के प्रति उदासीन रहने वाला था। वह विलासी भी था। अर्थात जो भी वहाँ पर राज्य शासन होता था ना, उसका अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों, राजा होता था। और अध्यक्ष से दोस्तों सारे क्रियाकलाप करता, उस वो ही सारे फैसले लेता था। और लेकिन वह हमेशा क्या होता था दोस्तों, निरंकुश और अत्याचारी होता था। अर्थात किसी पर भी अत्याचार करते रहता था। ठीक है, लेकिन जो क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था ना, वे दोस्तों लुई सोलवा था। वो कैसा था दोस्तों, जिद्दी था, निरंकुश था और राज्य कार्यों के प्रति उदासीन रहता था। अर्थात दोस्तों उससे राज्य में क्या हो रहा है, कौन से कार्य हो रहे हैं, क्या चोरी चपाटी हो रहा है, वह किसी से मतलब नहीं रखता था। वह राज्य कार्य के प्रति उदासीन रहता था। और दोस्तों वह विलासी भी था। अर्थात दोस्तों मौज मस्ती करने वाला इंसान था। बस दारू पी लिए, नाच कूद ये सब करता था, है ना दोस्तों। दूसरा है सोचनी। आपको दोस्तों पॉइंट वाइज याद रखना है, तो दोस्तों आपको अंदर की डिटेल भी आसानी से लिखते बन जाएगी। आप दोस्तों शब्दों में भी दोस्तों आप फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों आपके जो शब्द लिखे वही शब्द लिख सकते हैं। आप दोस्तों अपने सरल शब्दों में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सोचनीय आर्थिक दशा। लुई सोल्वे को धन की अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि उसका जीवन विलासिता में डूबा रहता था। उसके राजमहल में हजारों अधिकारी थे जो कुछ नहीं करते थे, परंतु राजकोष से उन्हें धन प्राप्त होता था। शासक वर्ग जनता की आर्थिक कठिनाइयों की उपेक्षा करता था, जिससे उनमें रोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, है ना। जो लुई सोल्वे था ना, उसको धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि दोस्तों वह दिन भर मौज मस्ती करने में व्यस्त रहता था। उसे फालतू के पैसे चाहिए होते थे। और दोस्तों उसके राजमहल में जो अधिकारी थे वे कुछ भी काम नहीं करते थे, फ्री फुकट का राजकोष से पैसा लेते थे। और जो दोस्तों वहाँ पर राजा था ना, लुई सोल्वा था ना, वे क्या करता था दोस्तों, जो जनता पर बहुत सारे कर लगा दिया, वो कर दिया, ये आर्थिक परेशानी देता था बहुत सारी दोस्तों, जिस कारण दोस्तों उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे दोस्तों जो जनता थी उनने दोस्तों उनके मतलब कि आक्रोश बढ़ता गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा कारण क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंकुश होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी थी। राज्य के सभी प्रकार के कानून एक दूसरे के विरोधी थे। राज्य के उच्च पदों की नीलामी होती थी, फिर राजा के कृपा पात्रों को नियुक्त किया जाता था, है ना। जो भी दोस्तों उस शासन में कानून बनाए जाते थे वे सभी एक दूसरे के विरोधी होते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दोस्तों यदि उन्होंने एक कानून बनाया कि सती प्रथा को बंद किया जाए, तो दोस्तों दूसरा राजा कानून बना देगा कि सती प्रथा को चालू किया जाए। तो दोस्तों दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है ना। इस प्रकार दोस्तों जो मतलब कि कानून थे एक दूसरे के विरोधी होते थे। और दोस्तों जो राजा था ना, बे ना जो अपने मतलब कि होता ना परिवारवाद, उनमें से दोस्तों जो परिवार के दोस्तों जो सदस्य होते थे उन्हें बे बना देता था दोस्तों, उच्च पद बना देता था, है ना। राजा का बेटा राजा बना देता था, है ना दोस्तों। तीसरा यह कारण था।
चौथा कारण है दोस्तों कृषकों की दयनीय दशा, है ना। मतलब कि जो कृषक थे ना, उन पर मतलब बहुत सारे कर लगाते थे, बहुत सारी ऐसी वैसी हरकत करते थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे। 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन आए कि जिससे किसानों की दशा पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। उन पर करों का अत्यधिक भार लाद दिया गया तथा उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। वे जंगल से जलाने के लिए ना ईंधन ला सकते थे और ना पशुओं को घास के मैदान में चरा सकते थे, है ना। बहुत सारे उन्होंने कृषि व्यवस्था में परिवर्तन लाए थे, उन पर बहुत सारा कर दे दिया गया था। और दोस्तों उन्हें फ्री में भी नौकरी करनी पड़ती थी राजा के पास, है ना, बेगारी भी करनी पड़ती थी। वे ना जंगल से कोई मतलब कि लकड़ी ला सकते थे, ना कोई जंगली पदार्थ ला सकते थे। तो दोस्तों बहुत सारा कृषकों पर अत्याचार किया जा रहा था। पांचवा दोस्तों, नगर के मजदूर तथा दस्तकार। कृषकों की तरह फ्रांस के नगरों में निवास करने वाले मजदूरों का दशा भी अत्यंत हीन थी। उन्हें अत्यंत हीन प्राणी समझा जाता था। बिना अपने मालिक की इच्छा के वे किसी अन्य के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे। हर मजदूर को काम छोड़ने पर अपने मालिक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। जो मजदूर प्रमाण पत्र नहीं लेते थे उन्हें बंदी बना दिया जाता था। इस प्रकार के शोषण तथा अन्याय के कारणों से शोषित मजदूर गुप्त संगठन बनाकर हड़ताल तथा विरोध करने लगे थे, है ना। जो मजदूर और दस्तकार होते थे ना, उनकी दशा भी दोस्तों कृषकों की टाइप होने लगी थी। उन्हें अत्यंत हीन प्राणी समझा जाने लगा, है ना। मान के चलिए दोस्तों कि कोई नौकर है, कोई मजदूर है, यदि उसे अपने मालिक के पास काम नहीं करना पड़ता है तो दोस्तों उसे अपने मालिक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, और तभी दोस्तों वे दूसरे मालिक के पास जा सकता था। अब दोस्तों ये कोई भरोसा नहीं दोस्तों कि चरित्र प्रमाण पत्र में उसे अच्छा ही लिखे या फिर बुरा भी लिख सकता है ना। यदि दोस्तों उसने चरित्र प्रमाण पत्र में दोस्तों उसके कैरेक्टर को बुरा घोषित कर दिया तो दोस्तों उसे किसी अन्य के पास भी नौकरी नहीं मिल पाती थी। तो दोस्तों इस कारण दोस्तों जो मजदूर हैं वे उनके अंदर आक्रोश आ गया और वे हड़ताल और विरोध करने लगे थे। अब दोस्तों हम अपना सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोस्तों कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपका 5 नंबर में प्रश्न आता है, तभी दोस्तों आपको 5 में से 4 या फिर 5 नंबर मिल सकते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए। अथवा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए, है ना। फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिले, हमें उस बारे में बताना है। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले जिसके विवरण निम्नलिखित है ना। निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है सामंतवाद का अंत। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे आप दोस्तों, सामंतवाद का अंत। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद समाप्त हो गया। सामंती शासन के प्रायः सभी नियमों को रद्द कर दिया गया। चर्च की भूमि को मध्यम वर्ग ने खरीद लिया। सामंतों, जागीरदारों तथा उच्च पादरियों के सभी प्रकार के विशेषधारों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात दोस्तों परिवारवाद को मतलब कि खत्म कर दिया गया। अर्थात जिसके अंदर योग्यता होगी वही उसमें राज कर सकेगा, उसी गद्दी पर राज कर सकेगा, है ना। और दोस्तों जो मतलब कि वहाँ पर जो भी मतलब कि जो उच्च पदों पर लोग बैठे थे उनके विशेषधारों को खत्म कर दिया। दूसरा दोस्तों शासन व्यवस्था में सुधार। राष्ट्रीय सभा ने देश की शासन व्यवस्था में सुधार किया। उसने उच्च पदों के लिए योग्यता के आधार पर चुनाव करने की प्रथा को आरंभ किया। फ्रांस में सबके लिए एक से कानूनों का निर्माण किया गया, है ना। जो भी मतलब कि जो व्यक्ति योग्य रखेगा, जो जिस व्यक्ति में योग्यता होगी उसी व्यक्ति को वे पद मिल सकेगा। अर्थात दोस्तों योग्यता अनुसार पद मिलने की स्वतंत्रता उन्हें मिल गई। और सबके लिए दोस्तों एक से कानून का निर्माण किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध ना हो। तीसरा दोस्तों निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। लुई सेल्वे तथा उसकी रानी को उनके कुकृत्यों को दंड स्वरूप फांसी दे दी गई, है ना। जो भी मतलब कि राजा अय्याशी करता था, जो भी मतलब कि ऐसे करता था, गंदे गंदे काम करता था, वाली दोस्तों प्रथा बंद कर दी गई, वाले राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई। और दोस्तों लुई सोल्वे और उसकी जो रानी थी उन्होंने बहुत सारे कुकृत्य करे थे, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों उन्हें करी गई दोस्तों, उन्हें फांसी दे दी गई। चौथा दोस्तों नवीन अर्थतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना। फ्रांस की क्रांति का एक स्थायी परिणाम यह निकला कि वहां सामंती प्रणाली का उन्मूलन कर उसके स्थान पर एक नवीन अर्थतंत्रीय प्रणाली पूंजीवाद की स्थापना हुई, है ना। जो भी मतलब कि पहले की जो अर्थतंत्र की जो व्यवस्था थी उसे बदलकर नवीन अर्थतंत्र व्यवस्था में बदला गया, नए नए नियम ला दिए गए, ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों उनका जो कल्याण होता गया।
पांचवा दोस्तों समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार, है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में भी समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार किया। यूरोप के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता, समानता तथा भारत तत्व के आदर्श वहां के क्रांतिकारों को प्रेरित करते गए, है ना दोस्तों। जो मतलब कि फ्रांस की क्रांति हुई उसके फलस्वरूप दोस्तों जो यूरोप है वहां पर दोस्तों समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार किया कि दोस्तों आप स्वतंत्र रहिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने अनुसार काम करिए, समानता रखिए, ठीक है, भाई बंधुत्व बनाकर रखिए। इस प्रकार दोस्तों वहां पर इसका समानता और स्वतंत्रता का विचारों का प्रसार किया गया। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1994 ईस्वी के मध्यकाल को आतंक का राज्य के नाम से क्यों जाना जाता है। अथवा यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1993 से 1794 के समय को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है, स्पष्ट करें। रोब्सपियर द्वारा लागू किए कुछ कानूनों पर भी प्रकाश डालिए। अर्थात दोस्तों फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण दोस्तों उसे आतंक का साम्राज्य कहा जाने लगा। तो दोस्तों हमें इस पर विचार व्यक्त करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोब्सपियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके अनुसार गणतंत्र के भी जो भी शत्रु थे, कोलिन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, है ना। अर्थात दोस्तों जो रोब्सपियर था उसने क्या करा दोस्तों, एक दंड की सख्त नीति अपनाई, है ना। जो भी मतलब कि जो कुलीन पादरी थे वे क्या कर रहे थे दोस्तों, शासन का विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों उनके खिलाफ उन्होंने क्या करा दोस्तों, एक मुकदमा चलाया न्यायालय द्वारा। न्यायालय दोस्तों यदि उसे दोषी पाया गया तो उन्हें क्या करा दोस्तों, उनका सिर कलम कर देगा। अर्थात दोस्तों जो गिलोटिन थी दोस्तों वो क्या थी दोस्तों, एक दो खंबे के बीच, मतलब कि दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली थी, है ना। दो खंबे रहते थे उसके बीच दोस्तों एक आरी चलती थी, उस पर दोस्तों उन दोनों का सिर को लाया गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हम इसे कह भी सकते दोस्तों कि यह आतंक राज्य कहे जाने लगा। रोब्सपियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतर सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना उत्पादन शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी के प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना आवश्यक कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। हाँ दोस्तों जो रोब्सपियर सरकार थी ना दोस्तों, वहाँ पे जो सरकार थी ना उसने दोस्तों अपनी कीमत तय कर दी, है ना। जो भी राशन पानी होता था दोस्तों उसकी कीमत तय कर दी। और जो किसान दोस्तों किसानों को दोस्तों क्या करा गया, शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचे जाने पर मजबूर कर देगा। परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या हुआ, जो आटा था वह महंगा मिलने लगा, जो भी राशन पानी था सब महंगे मिलने लगे। और दोस्तों उन्होंने कुछ इस प्रकार दोस्तों कई नियम लाए, ठीक है, बराबरी के नियम लाए, ठीक है, मतलब कि कोशिश की गई दोस्तों कि सब में समानता बनी रहे। और जो चर्चित थे दोस्तों उनको बंद कर देगा और उनको जो भवन थे उनको क्या बना दिया गया दोस्तों, ऑफिस बना दिया गया, दफ्तर बना दिया गया। रोब्सपियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही होने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर दूसरे दिन ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, है ना। रोब्सपियर ने दोस्तों ऐसी नई नीति लाई कि दोस्तों जो उसके समर्थक थे, जो उसका प्रचार प्रसार करते थे, वे भी उससे परेशान हो गए। दोस्तों जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोब्सपियर को दोषी पाया गया और उसे अगले दिन ही उसका सिर कलम कर देगा। देखा दोस्तों ऐसा ऐसा होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन सी विरासत छोड़ दी के गई, है ना। 19वीं और 20वीं सदी के लिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वे कौन से परिणाम छोड़ के गई, कौन सी विरासत छोड़ के गई, हमें यह बताना है।
तो दोस्तों हम इसका उत्तर लिखेंगे 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने निम्न विरासत छोड़ की गई है ना। 19वीं और 20वीं सदी के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसने निम्न विरासत को छोड़ दिया। ठीक है, आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है दोस्तों समानता का सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता का सिद्धांत था, जो कि 19वीं व 20वीं सदी के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया। इस प्रकार इस क्रांति द्वारा स्थापित समानता का आदर्श वर्तमान के समस्त लोकतांत्रिक संविधानों का मूल अधिकार है ना। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों, उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? समानता सिद्धांत, अर्थात सभी व्यक्ति को प्रति समानता रखो। ठीक है, समान कानून अपनाओ। तो दोस्तों जो समानता सिद्धांत है दोस्तों, कई लोगों को इतना पसंद आया, कई राष्ट्रों को इतना पसंद आया कि दोस्तों दूसरे राष्ट्रों ने भी इसे अपना लिया गया। और जो दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों समानता का अधिकार है वह अभी तक हमारे संविधान में व्याप्त है। दूसरा दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र की कमजोरियों और कमियों को विश्व के समक्ष उजागर किया। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक विचारों ने बुद्धिजीवी वर्ग को आंदोलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में संसार के अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक यानी दोस्तों जिस पर लोगों का शासन हो, तंत्र पर लोगों का अधिकार हो, है ना। अर्थात मतलब कि वहाँ पर प्रजा में ही ताकत थी, राज्य के पास कोई भी ताकत नहीं थी दोस्तों। इसकी स्थापना कर दी गई। तीसरा दोस्तों स्वतंत्रता की धारणा। स्वतंत्र का विचार फ्रांसीसी क्रांति का एक मूल सिद्धांत था। उन्होंने इसे मानव का प्राकृतिक अधिकार माना। अर्थात इस क्रांति ने विश्व के लोगों में स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भर दी और तत्पश्चात जनता को अपनी प्रभुसत्ता का ज्ञान हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानव अधिकारों में भी इसे मानव का नैसर्गिक अधिकार माना गया, है ना। मतलब कि दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, उसने लोगों को उनने कई राष्ट्रों को, कई पूरे विश्व को स्वतंत्रता की धारणा का विचार दे दिया कि आप स्वतंत्रता का अपनाएं। ठीक है, आप जो लगे आप अपने मन से वो करें, आपको अपनी पूरी स्वतंत्रता है। चौथा दोस्तों बंधुत्व के विचार। इस क्रांति ने बंधुत्व के विचार को विश्व में फैलाया। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आप बंधुत्व बनाकर रखिए, आप व्यवहार बनाकर रखिए, आप सभी लोगों से व्यवहार बनाकर रखिए, अच्छे व्यवहार बनाकर रखिए। ये जो दोस्तों जो संदेश था वे फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को दे दिया। इस प्रकार यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारा जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं और 20वीं सदी के प्रत्येक राष्ट्र के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए, है ना दोस्तों। 19वीं और 20वीं सदी के प्रत्येक राष्ट्र के लोगों के लिए ये जो विचार थे, समानता के सिद्धांत, लोकतंत्र की स्थापना, स्वतंत्रता की धारणा, बंधुत्व के विचार, ये क्या बन गए दोस्तों? आधारभूत सिद्धांत बन गए, जो कि दोस्तों अभी भी हमारे संविधान में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों मैंने आपको समझा दिए, पिछले वीडियो में समझा दिए। दोस्तों आपको हमारा पसंद आया दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना और हमारे चैनल पर लिया दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि हमें आपका वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।